नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका बेसिक फंडा की एक और नई क्लासेस में। आई होप यू गाइस आर सेफ एंड हैप्पी विद योर फैमिली। एंड हम यही आशा करते हैं कि कोरोना काल जो है उस जल्द से जल्द खत्म हो, ताकि हम सब वापस हंसते मुस्कुराते अपनी लाइफ के साथ वापस कंटिन्यू कर पाए, जैसे कि हम 2019 तक किया करते थे। बट लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट। स्वागत है आपका बेसिक फंडा की क्लासेस में। कल हमने डिस्कस किया था फंडामेंटल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, जिसके अंदर हमने अलग अलग चीजों के बारे में बात किया था। आज हम आगे बढ़ेंगे इंडिया फॉरेन पॉलिसी के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे इंडिया फॉरेन पॉलिसी। इसके अंदर हम वेरियस टॉपिक कवर करेंगे, पर इस टॉपिक से आगे बढ़ने से पहले एक टर्म है जो कि हम बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं आईआर में। वो हमारे नेबरहुड कनेक्शन में भी काफी बार यूज होगी, जिसका नाम है कोल्ड वॉर। आज की क्लास से पहले, स्टार्ट करने से पहले एक बार जरा कोल्ड वॉर को समझ ले छोटे टाइम फ्रेम में, कि कोल्ड वॉर था क्या और इसका क्या मतलब है। डिटेल हम तब जानेंगे जब हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम जानेंगे पहले कि कोल्ड वॉर था क्या। देखिए, कोल्ड वॉर हुई थी, आपको याद रखना है, यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के बारे में। इसको आप यूएसएसआर भी कह सकते हैं। इनके बीच में कोल्ड वॉर हुई थी। एग्जैक्ट टाइम फ्रेम हिस्टोरियंस नहीं बता सकते, बट एक पीरियड माना जाता है कि 1947 से लेकर 1991 तक, अराउंड 44 इयर्स तक, 44 से 45 इयर्स ये कोल्ड वॉर चली थी। इसका नाम कोल्ड वॉर इसलिए है क्योंकि कोई भी पार्टी डायरेक्ट किसी ने किसी पे हमला नहीं किया था। ना ही यूएस ने यूएसएसआर पे या सोवियत यूनियन पे हमला किया, ना ही वाइस वर्सा। इस जो वॉर है, इसको कहा जाता है कैपिटलिस्ट ब्लॉक, जो कि यूएस है, वर्सेस कम्युनिस्ट ब्लॉक, जो कि सोवियत यूनियन थी। इसमें कोई भी डायरेक्ट वॉर नहीं हुई थी, बट हाँ, काफी सारी प्रॉक्सी वॉर हुई थी। प्रॉक्सी वॉर को आसान शब्दों में बताने के लिए मैं अगर एक्सप्लेन किया जाए, तो आप मानिए कि जैसे एक वॉर शुरू हुई है ए और बी के बीच में, ये प्रॉक्सी वॉर है। तो इधर यूएस और सोवियत यूनियन का इन्वॉल्वमेंट था, क्योंकि यूएस ए या बी को सपोर्ट कर रही थी, एंड से सोवियत वाज सपोर्टिंग द सेकंड पार्टी। तो दो दे वर नॉट इन्वॉल्व डायरेक्टली, बट दे वर इन्वॉल्वड इन स्मॉल प्रॉक्सी वॉर्स, एंड दीज प्रॉक्सी वॉर्स वेंट ऑन फॉर 45 इयर्स। इतना लंबा चला था ये, एंड ये काफी मेजर वॉर थी। यहाँ पे काफी जाने गई थी, बट दे वर नॉट इन्वॉल्व डायरेक्टली, इसलिए इसको कोल्ड वॉर कहा जाता है। तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे आगे बेसिक फॉरेन पॉलिसीज के बारे में, फंडामेंटल फॉरेन पॉलिसी के बारे में। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि फॉरेन पॉलिसी का क्या मतलब होता है और फॉरेन डिप्लोमेसी का क्या मतलब होता है। अगर एकदम आसान शब्दों में कहा जाए, तो फॉरेन पॉलिसी इज गाइड टू रिलेशन ऑफ वन स्टेट विद अदर। एक स्टेट का दूसरी स्टेट का संबंध को गाइड करने वाला जो फैक्टर होता है, उसको बोलते हैं फॉरेन पॉलिसी। और फॉरेन डिप्लोमेसी को आप कह सकते हैं टूल्स यूज्ड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। ये जो हमने फॉरेन पॉलिसी बनाई है, इसके ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए जो हम स्टेप्स लेंगे या जो हम टूल्स यूज करेंगे, उसको हम कहते हैं फॉरेन डिप्लोमेसी। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फॉरेन पॉलिसी एंड देन फॉरेन डिप्लोमेसी। फॉरेन पॉलिसी के अगर हम ऑब्जेक्टिव पे एक रफली नजर मारें, तो सबसे पहला होता है मेंटेन टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी। जो कि हमारी बाउंड्रीज हैं, उसकी इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी को मजबूत करने के लिए और मेंटेन करने के लिए हम फॉरेन पॉलिसीज बनाते हैं। ये ऑब्जेक्टिव हमारा रहता है। दूसरा होता है टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अलग अलग स्टेट अलग अलग इकोनॉमिक फोरम का पार्ट बनती है, जैसे आसियान है, बिम्स्टेक है, सार्क है। इनके बारे में हम आगे चल के डिटेल में बात करेंगे। तो उसके लिए भी फॉरेन पॉलिसी बनाई जाती है। दूसरा है मेंटेन एब्सोल्यूट ऑटोनॉमी। इसका मतलब आप कह सकते हैं पूर्ण सरकार, जिसमें किसी और का कोई भी इंटरफेरेंस ना हो, नो इंटरफेरेंस बाय एनी अदर स्टेट। उसके हिसाब से हम अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं। और लास्ट है इंडिया स्टैंड फॉर पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स इन अकॉर्डेंस विद प्रिंसिपल्स ऑफ यूएन। अगर कुछ भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट होता है किसी भी कंट्री के साथ, तो उसका पीसफुल सेटलमेंट
यूएन के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको मद्देनजर रखते हुए उनको देखकर हम अपनी फॉरेन पॉलिसीज बनाते हैं। सो दिस इज द स्टार्टिंग पैक फॉर फॉरेन पॉलिसी। आगे जब बढ़ेंगे तो सबसे अब जो मेन टर्म आती है जो आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है वो है द आइडिया ऑफ पंचशील। कि जब हम कोई भी फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे तब हम पंचशील को फॉलो करेंगे। बेसिकली पंचशील को आप कह सकते हैं 5 प्रिंसिपल्स। ये सबसे पहले बोरो हुए थे बुद्धिज्म से कि जब हम कोई भी फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे तब हमको ये 5 प्रिंसिपल अपने दिमाग में ध्यान रखने ही पड़ेंगे। जो सबसे पहला है वो है रिस्पेक्ट ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी। कि एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी का ध्यान रखा जाए। और आगे चल के आप पढ़ेंगे जितने भी हमारे फ्रेंडशिप एग्रीमेंट हुए हैं रशिया के साथ, बांग्लादेश कहते हैं किसी भी कंट्री के साथ, उसका बेस हमेशा यही रहा है कि हम एक दूसरे की टेरिटोरियल बाउंड्रीज की कद्र करेंगे और उनका कभी भी हम उल्लंघन नहीं करेंगे। सेकंड जो प्रिंसिपल है वो है नो इंटरफेरेंस। कोई भी स्टेट अगर अपनी गवर्नेंस के लिए, पॉपुलेशन के लिए कोई पॉलिसी बनाती है तो उसके अंदर हम किसी भी तरह का इंटरफेयर नहीं करेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे। थर्ड वुड बी नो अग्रेशन, नॉन अग्रेशन। हम जिस भी स्टेट के साथ फॉरेन पॉलिसी बना रहे हैं या बनाना चाहते हैं हम उनके साथ किसी भी तरह का अग्रेसिव बिहेवियर नहीं फॉलो करेंगे। डी है म्यूचुअल बेनिफिट एंड एनालिसिस। कि जो हम फॉरेन पॉलिसी बना रहे हैं उससे हम दोनों का भला हो, म्यूचुअल बेनिफिट, ना हमारा लॉस हो ना उनका लॉस हो, दोनों जो पार्टीज हैं वो सेम लेवल पे रहें और उनका दोनों का सेम बेनिफिट हो। लास्ट प्रिंसिपल वुड बी पीसफुल को एग्जिस्टेंस। कि हम शांतिपूर्वक तरीके से अपनी अपनी बाउंड्रीज में रहें, हमारे बीच में कोई भी लड़ाई ना हो। तो ये सबसे पहले 5 प्रिंसिपल जो थे वो बुद्धिज्म से फॉलो किए गए थे। और ये जो प्रिंसिपल्स थे ये जब इंडिया और तिब्बत की जो ट्रेड डील हुई थी 1954 में, तब ये पांचों प्रिंसिपल्स ध्यान में रखे गए थे। आगे बढ़ेंगे तो जब हमारे जो आगे चल के जो पीवी नरसिम्हा राव जी थे उन्होंने नए प्रिंसिपल्स इंडिया के सामने लेके आए इन 1994। ये प्रिंसिपल्स कहते थे कि सबसे पहला मिडिल पाथ। अगर हम कोई भी पॉलिसी बना रहे हैं तो हम ना उसका एक्सट्रीम पाथ लेंगे ना ही लो पाथ लेंगे। ना वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम होना चाहिए कि हम बहुत ही रेडिकल डिसीजन ले रहे हैं, ना बहुत ही लो होना चाहिए कि हम कोई डिसीजन ही नहीं ले रहे हैं। देयर शुड बी अ मिडिल पाथ जो कि दोनों को बेनिफिट करे। सेकंड वुड बी बैक टू विलेजेस। कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसीज हों उसका जो बेनिफिट है हमारे देश के रूरल एरिया को पूरा पूरा मिलना चाहिए। सी मॉडल विलेज। मॉडल विलेज का मतलब है कि ऐसा विलेज जो कि प्रोवाइड करे हाई एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर बेटर बिजनेस एक्टिविटीज। उसके बाद फोर्थ आता है ट्रेडिशन एंड टेक्नोलॉजी। कि हम अपने ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी को साथ साथ लेके चले कोई भी फॉरेन पॉलिसी जब हम बनाएं। और लास्ट जो है अ न्यू ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक अफेयर्स। कि हमारे जो डोमेस्टिक अफेयर्स हैं उनमें हम पुराने ऑर्थोडॉक्स तरीके को छोड़कर एक नया ऑर्डर फॉलो करें जब भी हम एक पॉलिसी बनाते हैं। तो यहाँ पर ये पंचशील के 2
मेजर चीज याद रखने वाली है कि 5 प्रिंसिपल फर्स्टली borrowed from Buddhism and then in 1994 पीवी नरसिम्हा राव इंट्रोड्यूस 5 न्यू प्रिंसिपल्स। तो हम आगे बढ़ेंगे तो इंपॉर्टेंट टर्म आती है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में नैम कहते हैं। ये आप याद रखना कि इट वाज फॉर्मली स्टार्टेड इन 1961 इन यूगोस्लाविया। तो हुआ क्या था, जब कोल्ड वॉर हुआ था यूएस और सोवियत यूनियन के बीच में, तब इंडिया के पास बाकी हर कंट्रीज की तरह चॉइस थी कि इधर दे विल गो विद द कम्युनिस्ट ब्लॉक और दे विल गो विद द कैपिटलिस्ट ब्लॉक, बट इंडिया इंस्टेड फॉलोड द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। इसका मतलब होता है फ्रेंडशिप विद ऑल बट मिलिट्री अलायंस विद नन, कि हम दोस्त सबके रहेंगे पर हम किसी के साथ भी मिलिट्री अलायंस फॉलो नहीं करेंगे। अब इसको आप इसके लेके काफी सारी कंफ्यूजन उठी थी कि जो भी स्टेट नॉन अलाइनमेंट फॉलो करती हैं वो या तो आइसोलेटेड स्टेट कहलाती हैं या नॉन कमिटेड बोलती हैं या न्यूट्रल स्टेट। ये काफी सारी कंफ्यूजन उठी थी कि नॉन अलाइंड स्टेट का मतलब है क्या। तो उसके लिए पहले हम ये जानते हैं कि आइसोलेटेड स्टेट क्या है, नॉन कमिटेड स्टेट कौन सी होती है और न्यूट्रल स्टेट कौन सी होती है। तो जो आइसोलेटेड स्टेट होती है ये पॉलिसी फॉलो करती है अलूफनेस की, कि जब भी कोई इंटरनेशनल अफेयर का मैटर उठेगा तो ये इसके अंदर अपना स्टैंड रखेंगे ही नहीं। ऐसी कंट्री को हम बोलते हैं आइसोलेटेड स्टेट। दूसरी होती है नॉन कमिटेड स्टेट। वो क्या करती हैं, दे फॉलो द पॉलिसी ऑफ डिटैचमेंट इन केस ऑफ मल्टी कंसर्न कंफ्लिक्ट, कि अगर कुछ इशू उठा है जहां पर हर कंट्री अपना अपना एक स्टैंड रख रही है एंड देयर इज अ मल्टी कंसर्न कंफ्लिक्ट, तो ऐसी स्टेट ऐसे टाइम पर अपने आप को डिटैच कर लेती है और उस इशू पर कोई भी स्टेटमेंट नहीं देती है। ऐसी स्टेट को हम बोलते हैं नॉन कमिटेड स्टेट। और जो लास्ट आती है इसको बोलते हैं न्यूट्रल स्टेट। इनके पास लीगल स्टेटस होता है टू रिमेन न्यूट्रल, ना तो ये ए की साइड लेंगे ना ये बी की साइड लेंगी, और इस चीज को करने के लिए इनके पास लीगल स्टेटस है। ऐसी कंट्री का बेस्ट एग्जांपल है स्विट्जरलैंड। तो नॉन अलाइड स्टेट को आप इनमें से किसी के साथ भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नॉन अलाइड स्टेट इंटरनेशनल अफेयर्स पर अपना स्टैंड भी रखती है, अपना एक साइड को भी चूज करती है, अपनी पॉइंट भी रखती है, बट दे फॉलो द पॉलिसी ऑफ मिलिट्री अलायंस विद नन। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ के हम डिस्कस करेंगे कि नैम अगर एक स्टेट को अपने आप को नॉन अलाइंड स्टेट कहना है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट है कि स्टेट शुड हैव इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। उनकी अपनी फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, दैट शुड नॉट बी डिपेंडेंट अपॉन अदर स्टेट्स, एंड स्टेट शुड सपोर्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ अदर स्टेट। Then third would be state should not enter any bilateral or multilateral agreement in context of Cold War. कोल्ड वॉर को लेके कोई भी मल्टीलेटरल या बायलैटरल एग्रीमेंट में वो शामिल नहीं होनी चाहिए। एंड द थर्ड वुड बी स्टेट फोर्थ वुड बी स्टेट शुड नॉट अलाउ इट्स टेरिटरी टू बी यूज्ड एज मिलिट्री बेस्ड बाय अदर स्टेट। कि अगर यूएस इंडिया को बोलता है कि हमें आपका मान लीजिए पंजाब का बेस कैंप चाहिए जिधर हम अपनी प्लेन्स वगैरह को प्लेस करेंगे और वहां से फिर हम अटैक करेंगे, तो ऐसे में इंडिया अपने आप को एक नॉन अलाइड स्टेट नहीं कह सकती। अब इसको लेके एक थ्योरी भी आई थी, थ्योरी ऑफ कम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस बाय जोसेफ नाई एंड रॉबर्ट केहन। इन्होंने कहा था कि आज का जो वर्ल्ड है इट इज अ वर्ल्ड ऑफ फ्री ट्रेड एंड मार्केट इकोनॉमी। अब ऐसे जो वर्ल्ड में कोई भी नेशन, नो नेशन कैन कॉल इटसेल्फ ट्रूली नॉन अलाइंड। कोई भी नेशन अपने आप को ट्रूली नॉन अलाइंड नहीं कह सकता, क्योंकि कोई ना कोई नेशन किसी ना किसी पर डिपेंडेंट है फॉर एग्जिस्टेंस। जैसे इंडिया का काफी सारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यूएस के साथ है, चाइना के साथ है, बाकी नेशन के साथ है, सो दे कैन नॉट कॉल देमसेल्फ टोटली नॉन अलाइड। हम मिलिट्री में भी डील्स करते हैं, हम डिफेंस इक्विपमेंट में भी डील कर सकते हैं, सो वी कैन नॉट कॉल आवरसेल्फ और एनी नेशन कैन कॉल इटसेल्फ ट्रूली नॉन अलाइड। आगे बढ़ के हम बात करेंगे कि जो नैम है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट,
इसको कैसे जस्टिफाई करें कि ये कैसे जरूरी है। तो इसमें हम 3 पॉइंट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है डिसआर्मामेंट। डिसआर्मामेंट का मतलब है कंप्लीट एलिमिनेशन, ये हम वैसे आगे भी पढ़ेंगे। कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। डिसआर्मामेंट का मतलब होता है कि जो वो वेपन जिससे आप मास डिस्ट्रक्शन कर सकते हो, एक बारी में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ऐसे जो वेपन्स है इनको कंप्लीटली एलिमिनेट कर देना चाहिए। डिसआर्मामेंट जो है वो नैम का एक ऑब्जेक्टिव है, बट आपको पता है कि आज का वर्ल्ड भी ऐसे वेपन से कंप्लीटली फ्री नहीं हुआ है। तो नैम की जरूरत इसलिए आती है कि कंट्रीज नैम में आए ताकि कोई भी मिलिट्री अलायंस में ना आए, ताकि जो ऐसे वेपन है उसको हम टोटली एलिमिनेट कर सकें। सेकेंड वुड बी दैट हमें ये, जैसे आज के टाइम में बहुत ज्यादा कहा जाता है कि पावर ब्लॉक्स जो है वो हट चुके हैं, जैसे जो यूएस है और जो रशिया है इनको पावर ब्लॉक्स कहा जाता है। तो आज के टाइम में आता है कि इनकी पॉलिटिक्स खत्म हो चुकी है, बट जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि इनके पास आज भी कुछ रीजनल सिक्योरिटी अलायंसेस हैं। इनके अलायंस बाकी कंट्रीज के साथ हैं, जिनके साथ मिलकर ये अपनी सिक्योरिटी ऑपरेशंस को अंजाम तक पहुंचाते हैं। यूएस का है नाटो एंड रशिया का है CSTO। एंड थर्ड वुड बी कि अगर इंडिया फॉलो करती है नैम को, जो कि इंडिया कर रही है, तो इससे क्या होता है कि जो बाकी नेशंस हैं उनके दिमाग से एक डर खत्म हो जाता है कि इंडिया किसी नेशन के साथ मिलकर उन पे अटैक कर सकती है। तो इट एलिमिनेट्स द फियर, और इससे होगा क्या कि जो टाइज विद नेबर होंगे वो हमारे बहुत अच्छे हो जाएंगे, जिससे हम अपनी डेवलपमेंट कर सकते हैं अलग अलग पॉलिसीज बना के। सो नैम को हम इन 3 पॉइंट्स पे जस्टिफाई कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे डिसआर्मामेंट के बारे में। जैसे मैंने आपको भी पिछली स्लाइड में ही बताया कि डिसआर्मामेंट का मतलब है कंप्लीट एलिमिनेशन किसका, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ऐसे वेपन जो कि मास डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं उनका कंप्लीट एलिमिनेशन। इंडिया ने जब ये डिसआर्मामेंट की पॉलिसी अपने फॉरेन पॉलिसी में ये आइडिया लाई, तब काफी क्रिटिसिज्म हुआ था, क्योंकि इंडिया ने उस टाइम पे न्यूक्लियर वेपन भी डेवलप करे। तो एक साइड इंडिया न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा था, दूसरी साइड इंडिया कह रहा था कि हम डिसआर्मामेंट की पॉलिसी को फॉलो करना चाहते हैं। बट अकॉर्डिंग टू इंडिया, इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन बनाए ओनली फॉर द यूज ऑफ डेटरेंट, कि अगर हम पे कोई पहले न्यूक्लियर वेपन छोड़ता है तो अपने डिफेंस में हम भी न्यूक्लियर वेपन छोड़ेंगे। आपको याद रखना चाहिए कि इंडिया जो है वो डॉक्ट्रिन फॉलो करती है, डॉक्ट्रिन ऑफ नो फर्स्ट यूज, कि कुछ भी हो जाए, कितनी ही बड़ी से बड़ी जंग हो जाए, हम कभी भी पहले न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करेंगे। तो इसके अंदर ये डिसआर्मामेंट को समझने के लिए ये डिस्कशन बहुत है कि कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। इसका क्रिटिसिज्म हुआ था जब इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन डेवलप करे थे, बट इंडिया के अकॉर्डिंग दैट वाज जस्ट फॉर सेल्फ डिफेंस, क्योंकि इंडिया डॉक्ट्रिन फॉलो करती है नो फर्स्ट यूज का। अब हम आगे बढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे फेजेस ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, की इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो कैसे कैसे चेंज हुई है। सबसे पहले आया था नेहरू का इरा, जब हमारा इलेक्शन हुआ था, सॉरी, जब हमारा इंडिपेंडेंस हुई थी 1947 में, तब जवाहरलाल नेहरू हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। तो उनके टाइम जो था वो था 1947 से लेके 61 का। तो उनके टाइम पे जो फॉरेन पॉलिसी थी उसी के अंदर लॉन्च हुआ था नॉन अलाइन मूवमेंट। उनकी जो पॉलिसी थी वो काफी ज्यादा आइडियलिस्टिक पॉलिसी थी, तो वो आइडियलिज्म को काफी फॉलो करते थे कि हम जो भी अपनी पॉलिसी बनाएंगे दैट शुड बी आइडियलिस्टिक, दैट शुड नॉट वायलेट एनी आइडल्स। तो ऐसे, और जो उनकी जो फॉरेन पॉलिसी थी उनका जो फोकस था वो था इकोनॉमी पर ज्यादा, क्योंकि
आपको पता है इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया की इकोनॉमी बहुत ही श्रिंक कर चुकी थी और उस टाइम पे मेन ऑब्जेक्टिव था कि इंडिया की इकोनॉमी को कैसे बढ़ाया जाए। अब अगर हम बात करें कि पाकिस्तान की, कि उस टाइम पे हमारी पाकिस्तान से क्या कैसे डीलिंग थी, तो उस टाइम पे हम डीलिंग करते थे डायलॉग पे, बातचीत के जरिए हम समाधान निकालने की कोशिश करते थे। और अगर हम अपनी न्यूक्लियर जो स्टैंड था उसको देखा जाए, तो हमारे पास न्यूक्लियर टेस्टिंग तो थी, वी हैड न्यूक्लियर प्रोग्राम, बट हमने उसकी टेस्टिंग कभी नहीं की। हमारे पास टेक्नोलॉजी थी टू डेवलप न्यूक्लियर बॉम्ब्स, पर हमने उसकी टेस्टिंग कभी नहीं की। तो ये था नेहरू जी का इरा जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस। उसके बाद आया इंदिरा गांधी का इरा, विच स्टार्ट फ्रॉम 1966 से 1984। अब जो इनकी जो फॉरेन पॉलिसी थी, दैट वाज मोर ऑफ द फॉलोअर ऑफ रियलिज्म देन आइडियलिज्म, की सच्चाई क्या है और आज के जो उस टाइम की सिचुएशन है वो क्या डिमांड करती है वो देखा जाए, ना कि आइडियलिज्म को फॉलो किया जाए या क्या करना चाहिए। और बात हम अगर करें तो उस टाइम पर जो फोकस था फॉरेन पॉलिसी का, वो था मिलिट्री एंड इकोनॉमी, दोनों को साथ साथ लेकर चलने का फोकस था। इसको हम कह सकते हैं गरीबी हटाओ के साथ साथ चला था सेल्फ सफिशिएंसी, कि हम गरीबी भी हटाएं और अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट भी बनाएं। जहां तक बात है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के साथ जो हमारी डीलिंग थी वो डायलॉग से हटकर एग्रेशन पे आ रही थी, कि हम अपना स्टैंड भी रखें और हम अपना इतना स्टिफ स्टैंड रखें कि पाकिस्तान को हमारी बात माननी पड़े। और जहां तक बात है न्यूक्लियर की, तो हमने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी टेस्ट कर ली थी 1974 में, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हमने टेस्ट कर ली थी। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो फिर आया था राजीव गांधी का इरा, विच वाज 1985 से 1990, 1985 से 1990। इस टाइम पे हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी वो, उसका जो ध्यान था वो जा चुका था यूएस एंड चाइना की तरफ। इन दो स्टेट पर हम बहुत ध्यान दे रहे थे कि इनके साथ अपनी फॉरेन पॉलिसी हम कैसे आगे बढ़ाएं। और इसी के चलते 1988 में इंडिया और चाइना ने एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया फॉर टेरिटोरियल डिस्प्यूट, कि इंडिया चाइना के जो भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट हैं उनको सॉल्व करने के लिए एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया गया 1988 में। और जहां तक बात करें यूएस की, तो यूएस की हेल्प से ही इंडिया का जो टेलीकॉम सेक्टर था वो काफी ज्यादा डेवलप हुआ था। तो ये था राजीव गांधी जी का एरा। उसके बाद आया था 1990 से 1996 का एरा। इधर क्या हुआ था कि जब गल्फ क्राइसिस हुए थे, तो इंडिया ने यूएस को रिफ्यूलिंग कैपेसिटी दी थी, कि आप इंडिया से आपके जो फाइटिंग जेट्स हैं आप उसको उनको रिफ्यूल करा सकते हैं ड्यूरिंग द गल्फ वॉर क्राइसिस। और 1991 में लिबरेशन पॉलिसी स्टार्ट हुई थी। लिबरेशन पॉलिसी स्टार्ट हुई थी। लिबरेशन पॉलिसी का मतलब था पार्शियल या फुल प्राइवेटाइजेशन। हालांकि फुल हम प्राइवेटाइजेशन नहीं कर सकते, तो उस टाइम से पार्शियल प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद आया 1996 से 2000 का एरा। इसमें हम लोगों ने क्या करा, 1998 में फिर से न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया, जिसकी वजह से इंडिया पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लग गए थे। पर जब हुआ क्या कि जब कारगिल वॉर हुई 1999 में, तब यूएस ने इंडिया को एक रिस्पेक्टेड स्टेटस दिया ऑफ रिस्पॉन्सिबल
न्यूक्लियर नेशन, क्योंकि कारगिल वॉर जैसी खतरनाक वॉर होने के बावजूद भी हमने पाकिस्तान पर न्यूक्लियर अटैक नहीं किया। यही रीजन था, इसकी वजह से फिर इंडिया ने काफी सारी कंट्रीज के साथ सिविलियन न्यूक्लियर डील साइन करी, क्योंकि इंडिया को एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर नेशन माना गया, जिसने रास्ता खोला इंडिया का टू साइन सिविलियन न्यूक्लियर डील विद सेवरल नेशंस। अब आगे हम बात करेंगे जो कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में मेजर चेंज आया है, नरेंद्र मोदी जी का एरा। तो अगर हम नरेंद्र मोदी जी की बात करें, तो जैसा आपको पता है कि नरेंद्र मोदी जी काफी कंट्रीज में ट्रेवल करते हैं, हालांकि बहुत ही ज्यादा कंट्रीज में ट्रेवल करते हैं, बट उससे इंडिया का बहुत फायदा हुआ है। इंडिया नाउ हैज फ्रेंडली टाइज विद मेनी ऑफ द नेशन, एंड वी कैन गिव फ्यू क्रेडिट टू नरेंद्र मोदी जी फॉर दैट, क्योंकि आपको पता है कि नरेंद्र मोदी जी दोस्त बनाने में बहुत बहुत ज्यादा अच्छे हैं। नो वन कैन मेक फ्रेंड्स वेरी क्विकली एंड सच स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग विद अदर नेशन देन नरेंद्र मोदी जी। तो अब अगर हम इनकी पॉलिसी मेकिंग के बारे में बात करें, तो ये सबसे पहले फॉलो करते हैं रिटेल डिप्लोमेसी। रिटेल डिप्लोमेसी क्या होती है कि आपने देखा होगा कि ये जब भी किसी भी नेशन में जाते हैं, तो ये सिर्फ वहां के लीडर्स या पॉलिटिशियन से नहीं मिलते। आपने देखा होगा कि जब भी ये कहीं जाते तो उससे पहले देयर इज अ ह्यूज लाइन ऑफ पीपल वेटिंग फॉर हिम, और वो हमेशा गाड़ी से उतर के उन सबसे हाथ मिलाते हैं, विच क्रिएट अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट। और इसी को कहा जाता है रिटेल डिप्लोमेसी, वेयर लीडर इंटरैक्ट वेयर लीडर इंटरैक्ट्स, मीट्स एंड शेक हैंड विद वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ स्कॉलर्स। मॉन्क से लेके वर्कर, वहां के साधु से लेके वहां के काम करने वाले सबसे हाथ मिलाते हैं। और इससे फायदा क्या होता है कि इट नॉट ओनली इनहेंसेस द परसीव्ड अप्रोचेबिलिटी ऑफ द लीडर इन द आईज ऑफ पब्लिक, बट आल्सो हेल्प इन डेवलपिंग वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इससे दो फायदे होते हैं कि पहली बात तो जो वहां की पब्लिक है उनको लगता है कि हम जो इंडिया का लीडर है बहुत ही अप्रोचेबल है, कि हमसे आके हाथ मिला रहा है। और दूसरी बात ये होती है कि जब वो किसी नेशन में जाते हैं तो उस नेशन की इंडिया से बॉन्डिंग भी अच्छी होती है, क्योंकि वहां के लोगों से मोदी जी अपनी बॉन्डिंग अच्छी कर लेते हैं। सो ही प्लेज अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी कि आप एकदम रूट लेवल पे कनेक्ट कीजिए तो नेशन अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। अब आगे अगर हम बढ़े तो मोदी जी के जो डॉक्ट्रिन है उसके 4D मॉडल हैं: डेमोग्राफी, डिमांड, डेमोक्रेसी एंड डायस्पोरा। पर मोदी जी जिस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं वो है इंडियन डायस्पोरा, भारत से बाहर रहने वाले भारतीय। आपने देखा होगा कि मोदी जी जब भी कहीं जाते हैं तो वो किसी भी नेशन में जाते हैं तो वो एक बहुत लार्ज इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, जहां पर इंडियंस की जो पॉपुलेशन होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। और अगर इंडियन की पॉपुलेशन वहां पे अच्छी ना भी हो, तो मोदी जी हमेशा जब भी अपनी स्पीच शुरू करते हैं तो उससे पहले भारतवासियों को जरूर एड्रेस करते हैं कि मेरे प्यारे देशवासियों, या जो भी वहां पे इंडियंस रह रहे हैं। तो उससे होता क्या है, उससे दो फायदे होते हैं कि वहां के जो इंडियन है वो उनसे मोदी जी से बहुत अच्छी तरह कनेक्ट कर जाते हैं। तो उनको एक मैसेज जाता है कि हालांकि हम इंडिया में नहीं रहते, पर तब भी जो इंडिया का लीडर है वो हमारे बारे में सोचता है और हमसे कनेक्ट कर पाता है। और दूसरी चीज मोदी जरूर करते हैं, इंडिया ने जो भी पॉलिसी बनाई, बीइंग इट स्वच्छ भारत अभियान या और कोई, उसके बारे में बाहर कंट्री में जाके जरूर बात करते हैं, ताकि वहां का जो डायस्पोरा है वो अपनी होमलैंड से कनेक्टेड फील करता रहे, किसी भी टाइम पे उन्हें डिटैचमेंट वाली फीलिंग ना आए। और तो जब वो इतना डायस्पोरा के बारे में बात करते हैं और फिर वो बताते हैं कि कैसे भारत के वासी इस कंट्री में आके इन फील्ड्स में काम कर रहे हैं और इस कंट्री के डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं, तो उससे होता है कि जो उस स्टेट की गवर्नमेंट होती है उसको भी फील होता है कि जो इंडियंस है वो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में काफी ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। तो ऐसे मोदी जी अपनी बातों से ही एंड थ्रू हिज टाइप ऑफ डिलीवरी एंड स्पीच वो ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देते हैं कि इंडिया की जो इमेज है वो फॉरेन पॉलिसी के लेवल पर भी एंड उनके इंटरनल रिलेशन के लेवल पर भी काफी अच्छी हो जाती है। तो डायस्पोरा यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे हम बढ़ेंगे तो मोदी जी एक चीज और फॉलो करते हैं जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, कि ऑल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट अंडरटेकन बाय मिस्टर मोदी आर ड्रिवन बाय द इकोनॉमिक थ्रस्ट ऑफ मेकिंग इंडिया अ लीडिंग कमर्शियल पावर। जब से वो पावर में आए हैं तब से बोलते आ रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि मैं इंडिया को एक बहुत ही बड़ा कमर्शियल पावर बनाऊं, बाहर के बिजनेस आके हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करे, जिसके आप एग्जांपल देख सकते हैं। सैमसंग ने अपना बहुत ही बड़ा प्लांट खोला था नोएडा में, एंड टेस्ला भी अभी रिसेंटली इंडिया में
इन्वेस्ट कर रही है और अपना उसने फर्स्ट प्लांट के लिए जगह भी देख रही है, एंड दे हैव अपॉइंटेड सीईओ, सीएफओ एटसेट्रा एटसेट्रा। तो देखा जा रहा है कि बाहर की जो कंट्रीज हैं दे आर फीलिंग इंक्लाइंड टुवर्ड इंडिया कि इस स्टेट में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस पर हमको अच्छा आउटकम मिलता है। और मोदी जी ये बात बहुत पहले समझ गए थे कि जो डोमेस्टिक ग्रोथ रेट है वो खाली डोमेस्टिक इनिशिएटिव से नहीं बढ़ने वाले, उनके लिए उसको हासिल करने के लिए उन्हें जियो स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव बनाने पड़ेंगे, जो कि एक ही तरीके से पॉसिबल है, एंगेजमेंट विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जब तक वो बाकी के वर्ल्ड से अपनी एंगेजमेंट नहीं बढ़ाएंगे तब तक इंडिया का जो डोमेस्टिक ग्रोथ रेट है वो नहीं बढ़ पाएगा। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होती है उसको आसान बनाने के लिए मोदी जी ने 2 इनिशिएटिव निकाले थे, विच इज मेक इन इंडिया एंड स्किल इंडिया, ताकि इससे इंडिया का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो काफी अच्छा हो जाए। सॉरी। अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कि मोदी जी के लिए नेबरहुड इज द की। पड़ोसी देशों के साथ संबंध बनाने में वो चाहते हैं कि जो हमारे जो एकदम क्लोज नेबर्स हैं, जैसे कि बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, और जो हमारे मिडिल ईस्ट के जो जो वेस्टर्न टाइप जो वेस्टर्न साइड जो नेबर है, ईरान है, अफगानिस्तान है, इनके साथ वो अपनी जो पॉलिसी है उनको बहुत ही गहरा करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने नेबरहुड इज द की वाला जो पॉलिसी है वो हमेशा फॉलो करते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि जो इंडिया की इकोनॉमिक ट्रेड है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। एग्रेसिव इकोनॉमिक ट्रेड विद नेबर्स, इससे फायदा क्या होगा, इट विल बेनिफिट एंड ऑल बेनिफिट विल पिरकोलेट डीप डाउन इन सोसाइटी। इससे जो भी बेनिफिट होंगे इकोनॉमिक ट्रेड के, उससे हमारी जो ओवरऑल सोसाइटी है उसका डेवलपमेंट होगा। अब तक इंडिया को एक बड़े भैया की इमेज से देखा जाता था कि जब भी इनकी नेबरिंग कंट्री पे अगर आप वॉर करते हो तो या अगर कुछ उनके बारे में बोलते हो तो इंडिया हमेशा एक बिग ब्रदर की तरह आके इनका सपोर्ट करता है, विच वॉज नॉट अ वेरी गुड इमेज ऑफ अस। तो जो नेबरहुड पॉलिसी है इससे होगा क्या कि ये जो बिग ब्रदर की इमेज है इसको चेंज करेगी एक ऐसे कोलैबोरेटिव अलाई में जो कि इकोनॉमिक ट्रेड भी करता है अपने नेबर्स के साथ, ना कि सिर्फ उनका एक बड़े भैया की इमेज बना के रखता है। तो उससे होगा क्या कि इंडिया जब कोलैबोरेटिव अलाई की तरह दिखेगा तो इससे पॉजिटिव स्पिल आएगा पूरे रीजन में, पूरी इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में इंडिया की एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव इमेज बनेगी। तो ये मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी के लिए आप ये पॉइंट्स याद रखना कि रिटेल डिप्लोमेसी क्या होता है, इंडियन डायस्पोरा पूरे वर्ल्ड में कहां कहां है, देन इकोनॉमिक डिप्लोमेसी एंड नेबरहुड इज द की। अब हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे गुजरात डॉक्ट्रिन के बारे में। गुजरात डॉक्ट्रिन आया था 1996 और ये लेके आए थे आई के गुजराल। ये जो आई के गुजराल थे वो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर थे, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर थे किसके राज में, देवगौड़ा रेजिम में, देवगौड़ा रेजिम में। दैट्स व्हाई इस डॉक्ट्रिन का नाम पड़ा गुजराल डॉक्ट्रिन। तो गुजराल डॉक्ट्रिन क्या कहती है कि जो हमारे क्लोज नेबर्स हैं उनको हम कंसेशन देंगे, कोई भी अगर हम डील करते हैं, कोई भी अगर हम उनके साथ पॉलिसी बनाते हैं या कोई भी एग्रीमेंट साइन करते हैं तो जो हमारे क्लोज नेबर्स हैं उनको हम कंसेशन देंगे ताकि हमारे बीच के जो टाइज हैं वो बढ़े और रिलेशन और अच्छे हों। आप ये बात याद रखना कि गुजराल डॉक्ट्रिन डज नॉट अप्लाई टू एक्सटेंडेड नेबर्स। जैसे ऑस्ट्रेलिया हमारा एक्सटेंडेड नेबर्स है, देन जापान हमारा एक्सटेंडेड नेबर है, वियतनाम हमारा एक्सटेंडेड नेबर है, तो वहां पर गुजरात डॉक्ट्रिन एप्लीकेबल नहीं होती है। और हालांकि पाकिस्तान और चाइना इंडिया के एकदम क्लोज नेबर्स हैं, बट अगर ये कुछ भी ऐसे एक्शन लेते हैं कि जिससे इंडिया की तरफ इंडिया को एक एडवर्स इफेक्ट पड़े या एक नेगेटिव इफेक्ट पड़े तो इनके खिलाफ रेसिप्रोकेटिव एक्शंस भी लिए जाएंगे। इट इज मेंशन इन द गुजरात डॉक्ट्रिन। अब गुजरात डॉक्ट्रिन कहां पर को हम कहां देख सकते हैं कि यूज हुई थी, जब 1996 में इंडिया और बांग्लादेश ने गंगा रिवर का शेयरिंग एग्रीमेंट साइन किया था।
कि कुछ पार्ट इसका आप यूज कर लीजिए, कुछ पार्ट हम यूज करेंगे, तब देखा जा सकता है कि गुजराल डॉक्ट्रिन फॉलो हुई थी, क्योंकि यहाँ पे हमने बांग्लादेश को कंसेशन दिया था कि गंगा रिवर का वाटर आप भी यूज कर सकते हैं। और 1997 में पाकिस्तान के जो ओल्ड एज लोग थे उनको हमने वीजा रिलैक्सेशन दी थी, वीजा रिलैक्सेशन दी थी टू ओल्ड एज पीपल ऑफ पाकिस्तान। तो यहां पर भी गुजराल डॉक्ट्रिन फॉलो हुई थी। और एक चीज और है, मोदी जी के, जैसे हमने जस्ट अभी बात करी, मोदी जी की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, इसको आप कह सकते हैं कि इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ गुजराल डॉक्ट्रिन ओनली। गुजराल डॉक्ट्रिन को ही अगर हम एक्सटेंड करेंगे, तो जो आज के टाइम में अगर हम अप्लाई करेंगे, तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इज एन एक्सटेंशन ऑफ गुजराल डॉक्ट्रिन। आगे हम बात करेंगे साइबर डिप्लोमेसी और मेडिकल डिप्लोमेसी के बारे में। आपको पता है कि आज के टाइम में साइंस एंड टेक जिस स्पीड से बढ़ रही है, साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, एंड जो अगर हम साइबर नेटवर्क है, अगर हम उसको एक पॉजिटिव वे में यूज किया जाए, तो दैट विल हेल्प इन अ मच बेटर एनवायरनमेंट फॉर इंडिया, और इंडिया के ग्रोथ में भी काफी हेल्प होगी, एंड इट विल रिड्यूस द सिक्योरिटी थ्रेट टू इंडिया। अब अगर हम साइबर डिप्लोमेसी की बात करें, तो इट इज अ मैकेनिज्म थ्रू विच uninterrupted communication uninterrupted communication can be made with targeted groups for promotion of national interest। कि जिन ग्रुप से हमें बात करनी है, या किसी भी अगर हमें स्टेट से बात करनी है, या उस स्टेट में रहने वाले अगर कोई ग्रुप हैं जो कि दे आर वेरी मच प्रो इंडिया एंड इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ साइबर डिप्लोमेसी हम उन एरियाज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंड उनसे हम डायरेक्ट बात कर सकते हैं फॉर द प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। अब साइबर डिप्लोमेसी से फायदा क्या होगा कि हम रीजन बेस्ड डेटाबेस इकट्ठा कर सकते हैं, रीजन बेस्ड डेटाबेस इकट्ठा कर सकते हैं। अब रीजन बेस्ड डेटाबेस क्या होता है कि मान लीजिए कुछ ऐसे ग्रुप हैं, जैसे मैंने आपको जैसे भी एग्जांपल दिया कि जो इंडिया के फेवर में है, बट कुछ ऐसे ग्रुप भी होते हैं जो एकदम ही इंडिया के एक्सट्रीम होते हैं, कि इंडिया जो भी फॉरेन पॉलिसी लेके आती है, या इंडिया जो भी डिसीजन लेती है, उसको हमेशा अपोज करते हैं। तो हम साइबर डिप्लोमेसी के थ्रू ऐसा डेटाबेस बना सकते हैं जिनमें हमारे पास दोनों का डेटा हो, और उसको हम यूज कर सकते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, ताकि हम ऐसी फॉरेन पॉलिसी बनाए जिससे एक बैलेंस अप्रोच चले, और जो इंडिया के अपोज कर रहे हैं वो एक टाइम पे जाके इंडिया के फेवर में आ जाए और इंडिया को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दे। तो दिस इज अ वेरी स्मॉल एंड अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट साइबर डिप्लोमेसी, कैसे हम इंटरनेट का यूज करके डेटाबेस बना सकते हैं, और उस डेटाबेस को यूज करके हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को मोल्ड कर सकते हैं। आगे हम चलें तो हम बात करेंगे अब मेडिकल डिप्लोमेसी के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि जो इंडिया है इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ जेनरिक ड्रग्स। जो जेनरिक ड्रग्स होते हैं उसकी सबसे बड़ी जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो इंडिया करते हैं। अब हम ये बात करें कि इंडिया ने कहां कहां पर अपनी मेडिकल हेल्प देके बाकी स्टेट्स के साथ अपनी मेडिकल डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाया। तो आपको याद रखना है कि इंडिया ने जो अफ्रीकन नेशंस, जो अलग अलग अफ्रीकन नेशंस हैं, उनको उसको इंटरलिंक किया था एक सैटेलाइट के नाम, जिस मिशन को हम बोलते हैं पैन अफ्रीकन ई नेटवर्क। और ये हमने क्यों लिंक किया था? फॉर प्रोवाइडिंग टेली मेडिसिन। हम एक ऐसा सैटेलाइट का एक जाल बना सकते हैं जिससे हम टेलीमेडिसिन की जो सर्विस है वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं, कि डॉक्टर इंडिया में बैठा है, बट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी वो अफ्रीका में ऑपरेशन कर सकता है विद द यूज ऑफ मशीन्स जो कि सैटेलाइट के थ्रू ऑपरेट होंगी। सो ये जो चीज थी ये इंडिया ने यहाँ पर यूज करी थी जो मेडिकल डिप्लोमेसी के अंदर। आपको पता है कि जब अभी कोरोना काल बहुत, जब पिछले साल 2020 में जब पूरे वर्ल्ड में कोरोना के केसेस एकदम से आने स्टार्ट हुए थे, तब इंडिया ने काफी सारे नेशंस को
हाइड्रोक्लोरोक्वीन और पैरासिटामोल भी प्रोवाइड की थी. सो इट वाज अ पार्ट ऑफ मेडिकल डिप्लोमेसी ओनली. आगे चल के इंडिया ने काफी सारे जो नेशंस थे उनको कोविड की वैक्सीन भी प्रोवाइड करी थी. और जो आईएनएस केसरी है, आईएनएस केसरी एक स्पेशल शिप बनाई गई थी जो कि कोविड रिलीफ मिशन पर निकली थी. इन्होंने इस शिप के थ्रू इंडिया ने मेडिकल हेल्प दी थी काफी सारे नेशन को, जिसके अंदर शामिल होते हैं मालदीव्स, देन मॉरिशस, मेडागास्कर, एंड देयर वर मेनी मोर नेशंस. तो ये सब जो है ये मेडिकल डिप्लोमेसी के अंडर ही कवर होता है. अब हम आगे चल के बात करते हैं प्रोजेक्ट मौसम के बारे में कि प्रोजेक्ट मौसम है क्या. पर उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि प्रोजेक्ट मौसम बनाया गया था चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी को काउंटर करने के लिए. अब चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी क्या है उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं. तो चाइना क्या कर रहा है कि चाइना बहुत स्ट्रेटेजी लगा के इंडिया को, आप ये देख सकते हैं कि ये इंडिया है, और इंडिया को चारों तरफ से कवर करने के लिए धीरे धीरे हर जगह इन्वेस्टमेंट कर रहा है. जैसे कि पाकिस्तान में ग्वादर में चाइना की इन्वेस्टमेंट है, श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट में चाइना की इन्वेस्टमेंट है, म्यांमार में क्याकपू में चाइना की इन्वेस्टमेंट है, और बांग्लादेश में चिटागोंग में चाइना की इन्वेस्टमेंट है. तो इससे ये इंडिया को चारों तरफ से कवर करके एक पर्ल्स की, मोतियों की एक माला सी बना रहा है जिसको बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी. की वो इंडिया को, ऊपर तो चाइना है ही, नीचे से तीनों जगह से कवर कर ले नेबरिंग स्टेट्स में अपनी इन्वेस्टमेंट करके. तो इसको बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी. हालांकि ये जो पोर्ट्स हैं, जितने भी ये पोर्ट्स हैं, दे आर सिविलियन इन नेचर. इन पे सिर्फ जो सिविलियन यूज की चीजें होती हैं जो कि शिप के थ्रू आती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, पल्सेस और एनीथिंग, ऑयल, ये सब आता है. बट अगर चाइना चाहे, क्योंकि चाइना इन पे इन्वेस्टमेंट जब करता है तो बहुत ही हैवी इन्वेस्टमेंट करता है और फिर एक टाइम पे जाके इनका कंट्रोल पूरा अपने हाथ में ले लेता है. तो दे कैन बी यूज्ड फॉर मिलिट्री यूजेस इफ आगे जाके इंडिया और चाइना की वॉर हो जाती है. तो ऐसे अगर सिचुएशन पैदा होती है तो उस टाइम पे इन पोर्ट्स को चाइना मिलिट्री यूज के लिए भी काम में ला सकता है. तो इसको कैंसिल करने के लिए या इसको टैकल करने के लिए इंडिया ने प्रोजेक्ट मौसम पे ध्यान दिया. प्रोजेक्ट मौसम क्या कहता है कि आपको पता होना चाहिए कि इंडियन ओशन जो है, ये आपका जो इंडियन ओशन है, इसको एक टर्म मिली हुई है. उस टर्म को बोलते हैं ट्रांस नेशनल प्रॉपर्टी. अब इंडिया क्या करेगा कि जो चाइना है वो इंडिया को यहां से कवर करने की कोशिश कर रहा है. तो इंडिया क्या करेगा कि इंडियन ओशन का यूज करते हुए वो अरेबियन पेनिनसुला में इन्वेस्ट करेगा. देन इट विल इन्वेस्ट इन सम ईस्ट एशिया कंट्रीज एंड देन सम साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज. अरेबियन पेनिनसुला में आपका आ जाता है सऊदी अरेबिया, उसके बाद ओमान, यूएई. तो इधर इंडिया ने अपनी इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे स्टार्ट कर दी है. जब हम आगे पढ़ेंगे इंडिया रिलेशनशिप विद इट नेबरहुड्स, तब हम इन कंट्रीज के बारे में डिटेल में बात करेंगे. दूसरी तरफ दिस इज अरेबियन पेनिनसुला, जो कि यहाँ है, यहाँ इसकी बात करी थी हमने. तो दिस इज अरेबियन पेनिनसुला. उसके बाद इंडिया अपने टाइज बहुत ज्यादा अच्छे करेगा साउथ ईस्ट एशिया के साथ. दिस इज साउथ ईस्ट एशिया, जिनमें कंट्रीज आती हैं म्यांमार, लाओस, वियतनाम, फिलीपींस, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर एंड इंडोनेशिया, जो कि यहाँ है. दिस इज साउथ ईस्ट एशिया.
और उसके बाद इंडिया अपने जो टाइज अच्छे करेगा, इट विल बेटर टाई विद कंट्रीज लाइक जापान। जापान का तो हमारे टाइज बहुत अच्छे हो गए हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसफर ऑफ मनी। ये हम बात करेंगे जब इंडिया जापान के बारे में डिटेल में बात करेंगे। देन साउथ कोरिया में अच्छा इन्वेस्ट कर सकता है, ताइवान में भी इंडिया का थोड़ा इंक्लिनेशन जा रही है। तो इस तरह अरेबियन पेनिनसुला, साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया में इन्वेस्टमेंट करके इंडिया जो है चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी को यहां से कॉन्ट्राडिक्ट करने की कोशिश करेगा। तो इसका नाम है प्रोजेक्ट मौसम। अगर आपसे प्रोजेक्ट मौसम के बारे में बात करें तो आपको बताना है, आपको तीन चीजें याद रखनी है, अरेबियन पेनिनसुला, साउथ ईस्ट एशिया एंड ईस्ट एशिया टू काउंटर चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी। हम आगे बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे लुक नॉर्थ पॉलिसी के बारे में। लुक नॉर्थ पॉलिसी क्या कहती है कि इंडिया की लुक नॉर्थ पॉलिसी क्या है कि इंडिया के नॉर्थ में देयर आर सम सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ऑल दीज आर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। तो इंडिया ने इनके साथ अपने टाइज बनाने बहुत अच्छे कर दिए हैं ताकि इंडिया के अपनी जो इंडिया के नॉर्थ में जो कंट्रीज है उनके साथ रिलेशनशिप काफी अच्छे हो जाएं। अब वो कैसे कैसे करे हैं, आइए उनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। ये जो एरिया है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, दे आर वेरी रिच इन ऑयल एंड गैस। यहाँ पर ऑयल एंड गैस का काफी अच्छा रिजर्व है, प्लस यहाँ पर यूरेनियम के डिपॉजिट भी है। यूरेनियम जो होता है ये न्यूक्लियर एनर्जी को जनरेट करने के लिए बहुत ही एसेंशियल टूल है। यूरेनियम इज द मेजर केमिकल जिससे हम न्यूक्लियर एनर्जी को जनरेट करते हैं, जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं हम। और अगर वैसे कोई नेशन चाहता नहीं है, अगर चाहे तो न्यूक्लियर बॉम्ब भी बनाया जा सकता है। तो यूरेनियम, ऑयल एंड गैस, इनके मामले में जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है दे आर वेरी रिच, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा खासा यहाँ पे रिजर्व है। प्लस यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी काफी अच्छी खासी है, तो दे कैन प्रोवाइड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी टू इंडिया। और अगर यूरेनियम की बात की जाए तो जो कजाकिस्तान है, he has the highest, it has the highest uranium reserve in the world, highest uranium reserve in the world कजाकिस्तान में है। आपको ये एक बात और याद रखनी है कि क्योंकि ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक हमारे एक्सटेंडेड नेबर्स हैं, तो यहाँ पर गुजरात डॉक्ट्रिन एप्लीकेबल नहीं होगी। अब इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। कजाकिस्तान में जो अलमाटी है, इधर इधर इंडिया ने एक कजाक फार्मा एस्टेब्लिश करी है। कजाक फार्मा एस्टेब्लिश करी है। उसके बाद आगे हम बात करें तो तजाकिस्तान में इधर फारकॉव में इंडिया ने अपने बैंक्स भी एस्टेब्लिश किए हैं, बैंक्स। और फिर आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे कि उज्बेकिस्तान, ये जो है उज्बेकिस्तान, इसके साथ इंडिया का एग्रीमेंट साइन हुआ है कि इंडिया इनसे एयरक्राफ्ट खरीदेगा जिस एयरक्राफ्ट पर फाल्कन रडार लगा सकते हैं। फाल्कन रडार क्योंकि हर एयरलाइन पर नहीं लग सकते, तो स्पेशल एयरक्राफ्ट होती हैं जो उज्बेकिस्तान देगा। और आपको याद रखना है कि फाल्कन रडार इंडिया को इजराइल प्रोवाइड करेगा। तो इस फाल्कन रडार को लगाने के लिए जो एयरक्राफ्ट चाहिए वो उज्बेकिस्तान हमको प्रोवाइड करेगा। और एक चीज और याद रखिएगा कि जो मेजर है, एक ट्राइलेटरल ट्रांजिट कॉरिडोर बन रहा है जो कि इंडिया से होता हुआ अफगानिस्तान से एंटर करके यहाँ पे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में एंटर करेगा। तो उधर भी ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स रोल प्ले करती हैं। तो ये सब कवर होगा लुक नॉर्थ पॉलिसी के अंदर कि इंडिया कैसे नॉर्दर्न कंट्रीज के साथ अपने अलाइज बढ़िया करने के लिए क्या क्या स्टेप ले रही है। उसके बाद हम आगे चलेंगे तो हम बात करेंगे लुक वेस्ट पॉलिसी के बारे में, जिसके अंदर काफी अलग अलग कंट्रीज कवर होती हैं। इसमें हम आइए बात करते हैं कि इंडिया इनसे अपने टाइज अच्छे करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव ले रहा है। आप ये याद रखना, जो सऊदी अरेबिया है इसका जो ऑयल रिजर्व है वो लिमिटेड होता जा रहा है। तो इसको
कोई ऐसी कंट्री चाहिए जिसके साथ ये जो अपना ट्रेड है उसको डाइवर्सिफाई कर सके, ना कि खाली ऑयल एंड रिजर्व के लिए नहीं, बल्कि बाकी जो सेक्टर्स हैं उसमें भी अपनी ट्रेड करके डेवलपमेंट कर सके। तो यहाँ पर इंडिया कैन बी ऑफ ग्रेट हेल्प, क्योंकि इंडिया को हर तरीके की जो गुड्स एंड सर्विस होती है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, इंपोर्ट के लिए भी, एक्सपोर्ट के लिए भी। एंड सऊदी अरेबिया को भी एक ऐसा पार्टनर चाहिए जिसके साथ वो खाली ऑयल रिजर्व को छोड़ के बाकी एरियाज में भी अपनी डीलिंग कर सके। तो इसके लिए इंडिया कैन बी ऑफ ग्रेट हेल्प फॉर सऊदी अरेबिया। अब जो ईरान है, ईरान के पास भी काफी अच्छा ऑयल एंड गैस का रिजर्व है। इट इज ऑल्सो ऑयल एंड गैस रिच कंट्री। और ईरान जो है इंडिया की लुक नॉर्थ पॉलिसी में भी हेल्प करेगा, क्योंकि अगर आप देखें तो ईरान जो है वो थोड़ा सा इंडिया के नॉर्दर्न साइड पर आता है। और क्योंकि और जो ट्रांजिट कॉरिडोर बन रहा है वो मुंबई से होता हुआ अफगानिस्तान के बाद ईरान में एंटर करके सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में जाता है। तो ईरान जो है वो लुक नॉर्थ पॉलिसी में भी हेल्प करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं इजराइल के बारे में। इजराइल, ये देखिए, इजराइल एक बहुत ही छोटी सी कंट्री है, बट इट कैन बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू इंडिया, क्योंकि इजराइल का जो डिफेंस एंड सिक्योरिटी सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, एंड इट कैन बी ग्रेट हेल्प फॉर इंडिया इन टर्म्स ऑफ डिफेंस एंड सिक्योरिटी। और दूसरी बात आपको जाननी जरूरी है कि एग्रीकल्चर के मामले में इजराइल के पास जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही हाईटेक और बहुत ही अच्छी है, तो उसमें भी वो इंडिया को हेल्प कर सकता है। अब पर आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी कि इजराइल, ईरान और सऊदी अरेबिया, इनकी आपस में जो बॉन्डिंग है वो बहुत ही ज्यादा टेंशन वाली है। इनकी आपस में काफी कंफ्लिक्ट चल रहे हैं। तो इंडिया की जो लुक वेस्ट पॉलिसी है, इंडिया को इन तीनों के आपसी कंफ्लिक्ट को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा और उनको टैकल करते हुए अपनी पॉलिसीज बनानी पड़ेगी। आगे हम चलेंगे तो हम बात करेंगे इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी के बारे में। आपको याद पता होना चाहिए कि जब लिबरलाइजेशन पॉलिसी आई थी, तो लिबरलाइजेशन पॉलिसी के बाद इंडिया को फंड्स की काफी जरूरत थी। इंडिया रिक्वायर फंड्स, और ये फंड सबसे बढ़िया जो गारंटीड नेशन से मिल सकते थे वो थे साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, क्योंकि ये दो जो एरियाज हैं दे आर द एमर्जिंग इकोनॉमीज, एमर्जिंग इकोनॉमीज। तो आइए अब हम बात करते हैं इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी के बारे में। तो अगर हम इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी के बारे में बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिया जो है वो पार्ट बना ईस्ट एशिया समिट का, जहां पर इंडिया अपना स्टैंड रख सकता है, इंडिया अपनी बातें रख सकता है, एंड जो ईस्ट एशिया कंट्रीज हैं उनके साथ कैसे डेवलपमेंट की जाए, कैसे टाइज अच्छे किए जाए, उसके अंदर अपनी पॉलिसीज बना सकता है। आप देख सकते हैं हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी इन 9th ईस्ट एशिया समिट। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो इंडिया ने आसियान भी ज्वाइन किया, आसियान रीजनल फॉर्म। आसियान क्या है कि आसियान इज आसियान इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आसियान को बनाया गया था, इट वाज मेड फॉर टू प्रमोटिंग इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन, टू मेंटेनिंग इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन अमंग द मेंबर नेशन, कि इकोनॉमिक सबके इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो और सिक्योरिटी में भी ये नेशंस आपस में हेल्प सबको करेंगे। तो इसका इंडिया मेंबर बना था। आप देख सकते हैं हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर यहाँ पर खड़े हैं इन 26th आसियान रीजनल फॉर्म। उसके बाद इंडिया ने बिम्स्टेक का मेंबर भी इंडिया बन गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर बिम्स्टेक में इंडिया को, अब अगर हम बिम्स्टेक की बात करें तो बिम्स्टेक इज बे ऑफ बंगाल फॉर मल्टीकल्चरल, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक
कोऑपरेशन। तो ये बिम्स्टेक प्लेटफॉर्म था जिसको इंडिया ने ज्वाइन किया। इसमें मेंबर कंट्रीज आर बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड एंड श्रीलंका। इसका मोटिव ये था कि अलग अलग सेक्टर्स में कॉपरेशन रहे, सब मिलके अपनी पॉलिसीज बनाए एंड डीलिंग करें। देयर वर डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ कॉपरेशन लाइक एनवायरनमेंट को कैसे बचाया जाए, कैसे पॉलिसीज बनाए, देन कल्चर को कैसे प्रमोट किया जाए, ट्रेड को कैसे प्रमोट किया जाए, टेक्नोलॉजी कैसे अपग्रेड की जाए सारे मेंबर नेशंस की, देन टूरिज्म वाज आल्सो अ मेजर पॉइंट। तो ऐसे इंडिया ने लोक ईस्ट पॉलिसी को स्टार्ट किया। आगे चल के इंडिया एमजीसी का भी मेंबर बना। एमजीसी इज मेकोंग गंगा इनिशिएटिव। अगर हम मेकोंग गंगा इनिशिएटिव के बारे में बात करें तो इसके कुछ कोर एरिया ऑफ कॉपरेशन थे, विच वाज हेल्थ, एसएमएमईज, देन टूरिज्म की हम टूरिज्म प्रमोट करेंगे एक दूसरे का, देन कल्चर, एजुकेशन एक्सेट्रा। इसके अगर हम मेंबर्स की बात करें तो इसमें 6 मेंबर्स होते हैं, इंडिया, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया एंड वियतनाम। तो इंडिया मेकोंग गंगा इनिशिएटिव का भी मेंबर बना। अब फिर हम आगे बढ़ते हुए अगर बात करें लोक ईस्ट पॉलिसी के बारे में, तो इंडिया ने हेल्प करी इंडिया म्यांमार थाईलैंड कॉरिडोर बनवाने में, जो कि इंडिया से होते हुए म्यांमार जाता है, म्यांमार से होते हुए थाईलैंड जाता है। तो अगर आपको इंडिया टू थाईलैंड बाय रोड जाना है तो आप बहुत ही आसानी से अब जा सकते हैं। हाँ, अब लास्टली हम बात करेंगे कि आप देख सकते हैं कि दिस इज रशिया एंड रशिया के एकदम कोने पर है व्लादिवोस्तोक। अब व्लादिवोस्तोक को इकोनॉमिक हब भी कहा जाता है। यहाँ पर इंडिया ने, क्योंकि व्लादिवोस्तोक आप याद रखना कि इट्स रिच इन ऑयल एंड गैस, और इंडिया ने यहाँ पर $1 बिलियन इन्वेस्ट किया है। इसको बोला जाता है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम ऑफ रशिया, क्योंकि रशिया सॉरी फॉर द टेक्निकल ग्लिच। हाँ, तो इंडिया ने व्लादिवोस्तोक में $1 बिलियन इन्वेस्ट करा है, क्योंकि रशिया जो है वो अभी चाह रहा है कि वो अपने जो कनेक्शन है वो एशियन नेशन के साथ अच्छे कर पाए, जैसे कि इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, जापान एंड इंडिया। तो इसलिए इंडिया और रशिया की रिलेशनशिप अच्छी करने के लिए इंडिया ने व्लादिवोस्तोक में $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया, जो कि ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम ऑफ रशिया कहा जाता है। तो इसके साथ लुक ईस्ट पॉलिसी में हम यही कवर करेंगे सब, कि इंडिया कैसे एशिया समिट का मेंबर बना, देन आसियान का मेंबर बना, बिम्स्टेक का मेंबर बना, देन एमजीसी का मेंबर बना, हेल्प्ड इन इंडिया म्यांमार थाईलैंड कॉरिडोर एंड देन इन्वेस्टेड इन व्लादिवोस्तोक रशिया. So with this said, we will end today's class, guys. And in terms of fundamentals of, in terms of Indian foreign policy, this is all we need to cover. तो जब हम अगली बार मिलेंगे तो हम बात करेंगे इंडिया एंड इट्स नेबर के बारे में। काफी सारे नेबर हैं, हम धीरे धीरे करके सारे कवर करेंगे एंड बहुत मजा आने वाला है, तो कोई भी क्लास मिस मत करना। एंड सो लेट्स टेक अ क्विक रिवीजन ऑफ व्हाट वी लर्न टुडे। सो वी स्टार्टेड विद कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर क्या होती है, किस किस के बीच में हुई थी, एंड व्हाई इज इट कॉल्ड कोल्ड वॉर। देन फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी में डिफरेंस क्या है, फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, पंचशील क्या था, पंचशील के न्यू प्रिंसिपल्स क्या थे, नॉन अलाइड मूवमेंट क्या था, उसके बाद डिसआर्मामेंट, देन फेजेस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी क्या रही, देन गुजरात डॉक्ट्रिन क्या था, साइबर डिप्लोमेसी, मेडिकल डिप्लोमेसी, देन प्रोजेक्ट मौसम, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको अच्छे से समझना एंड अच्छे से याद करना। हाउ इंडिया विल टैकल द प्रोजेक्ट द स्ट्रिंगोपल थ्योरी ऑफ चाइना,
अरेबियन पेनिनसुला, साउथ ईस्ट एशिया एंड ईस्ट एशिया में इन्वेस्टमेंट करके, then look north policy, look west policy and look east policy. So with this said, I'll take your leave for today. हंसते रहिए, खुश रहिए, कोरोना से बचे रहिए. हम मिलते हैं नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ. Thank you so much. Bye bye.